मेरा नाम बोलता है, गुरूर ये नहीं कि मेरा नाम बोलता है, मैं क्यों बोलूं जब मेरा काम बोलता है। न दबेगा न दबेगा, न झुकेगा न कलम बंद करेगा, न दबेगा न झुकेगा न कलम बंद करेगा। मैं शायर हूँ, मैं शायर हूँ, मैं सरेआम बोलता हूँ। सिटी केबल के सभी सम्मानित श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस पंचायत अंक में मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में आज हमने जिस युवा शख्सियत को आमंत्रित किया है वो है शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव। सिद्धार्थ, आज पंचायत के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सिटी केबल परिवार को और उनके इस खास कार्यक्रम पंचायत के लिए, जिन्होंने हर विधा के कलाकारों को, महत्वपूर्ण लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और एक अलग जगाई है साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों को जीवंत रखने की। इसके लिए मैं सिटी केबल परिवार को और आरती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सिद्धार्थ, हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए। और सभी सम्मानित दर्शकों को पंचायत के इस अंक में आप जैसा कि देखते आ रहे हैं कि पंचायत कार्यक्रम सिटी केबल परिवार ने जो चलाया है उसमें शख्सियतों को, हमारे जो शहर की शख्सियत हैं, अपने अपने क्षेत्र के काम करने वालों को आमंत्रित करता है और उनके बारे में उनसे ही जानकारी लेता है। तो चलिए आज के इस पंचायत के अंक को हम शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ जी, एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ और सभी दर्शक आपके नाम और काम से भली भांति पहले से ही परिचित हैं, तो मुझे लगता है कि दर्शकों आप सबको बताने की ये जरूरत नहीं है कि आज के हमारे जो आमंत्रित कलाकार हैं उन्होंने किस तरह से अपना नाम समाज में बनाया है। आज हम जानकारी लेंगे उन्हीं से, लेकिन उनके कुछ व्यक्तिगत जो अनुभव हैं, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में आज हम उनसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी पंक्तियां भी सुनवाएंगे जिनके लिए सिद्धार्थ जाने जाते हैं। क्यों सिद्धार्थ जी? बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं वार्तालाप की। और कार्यक्रम के शुरुआत में सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दर्शक भी हमारे जानते हैं कि बच्चे जब गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, आपने माइक और कैमरा से खेलना शुरू कर दिया था। तो आप सबसे पहले तो आज मन में जो एक पहला सवाल उपजता है, मेरे ख्याल से दर्शक भी ये बड़े जिज्ञासु होंगे जानने के लिए कि आपने अपने माता पिता से ही ये आग्रह किया कि आप ये करना चाहते हैं, या फिर आपके बाल मन में ये विचार कैसे आया, आप वो बताएं। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका आरती जी। और निसंदेह एक मन में जिज्ञासा थी। जब 2.5-3 साल का था, मेरे पिता आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी, जो कि मीसाबंदी हैं और सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए वो जाने जाते हैं आयोजकों के रूप में, तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था रीवा में, ईद मिलन समारोह और होली मिलन समारोह का। वो उद्देश्य था कि सांप्रदायिक सद्भाव की भावना लोगों में कायम हो, लोगों में भाईचारे की भावना उपजे। इसलिए उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था जिसमें ईद मिलन और होली मिलन में लगातार वो कवियों को आमंत्रित करते रहे और गुजिया और सिमई के साथ में कविता और शायरी गजलों का कार्यक्रम होता रहा। जी जी। तो बात है 2 फरवरी 1998 की। मेरे घर पे कार्यक्रम था ईद मिलन समारोह का और उस कार्यक्रम में शहर के तमाम विंध्य क्षेत्र के बड़े साहित्यकार और मनीषी थे, जिसमें परम सम्मानी स्वर्गीय भगवती शुक्ला जी, शंभू काकू जी, ओम नारायण तिवारी जी, आदित्य प्रताप सिंह जी, ऐसे सभी विद्वान उस कार्यक्रम में थे। तो कार्यक्रम शुरू होने वाला था और मैंने अपने पापा से कहा कि कुर्ता खींच के कि मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगा। तो पापा ने मुझे डांट दिया और कहा कि छोटा बच्चा है, परेशान कर रहा है। तो उन्होंने बहुत प्यार से यह झलक दिया कि साइड हो जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो कार्यक्रम। तो मैंने कुछ बोला उससे पहले जो मंच के विद्वान थे, जो हमारे अतिथि थे कार्यक्रम के, उन तमाम लोगों ने पापा से कहा कि सुभाष भाई, अभी यहाँ पे कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है और हम सब मंच की ओर से 5 मिनट इस लड़के को आप दे दीजिए, ये जो भी सुनाए ये उसके ऊपर है। अच्छा, हम लोग की कहना चाहिए कि वो आपका पहला मंचीय कार्यक्रम था। जी। आपकी उम्र तकरीबन क्या रही होगी? पौने 3 साल।
क्या बात, क्योंकि 3 साल की उम्र में मंचीय प्रस्तुति, और वो भी बाल हट के दौरान। बाल हट के द्वारा जी। और क्योंकि मेरा 1995 जन्म है, हाँ। सितंबर 14, और ये कार्यक्रम था 1998 2 फरवरी। बिल्कुल। तो जब मंच की ओर से 5 मिनट मुझे दिया गया तो मेरे मन में वो सारी चीजें पहले से व्याप्त थी, जमा थी, जो मैं पापा से सुना करता था। मैं अंदर वाले कमरे में रहा करता था और बाहर वाले कमरे में पापा अपने मित्रों को शेरो शायरियां सुनाया करते थे। उनकी दैनिक दिनचर्या में वो चीजें शुमार थी। मतलब कहना ये चाहते हैं आपकी, आपने अपने पापा को सुन करके और अंतर मन में, बाल मन में वो जिज्ञासा हुई कि आप भी कुछ लिखें और कुछ उसके आगे मंचीय हो जाके। तो मैं बीच में आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोकना ये चाहूंगी। दर्शकों के मन में भी सवाल बहुत सारे उठते होंगे जब हम लोग बातचीत करते होंगे, और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि वो मन जो है वो कविताओं की तरफ या शेरो शायरी की तरफ ही क्यों गया, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि बाल मन जो होता है वो हठीला तो होता है, लेकिन जिज्ञासा आपकी उसी तरफ क्यों गई? गाने की भी हो सकती थी, एक्टिंग की भी हो सकती थी, रंगमंचीय कलाकार भी आप बनना, तो आपके मन में वही क्यों ऐसा उपजा के आपको लिखना है कुछ? प्रश्न बहुत जायज है और इसका कारण भी है कि मेरा जो परिवार है, मेरे पिता, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि वो स्वयं कवि और साहित्यकार थे। तो मेरे अंदर या जीन्स कह लें या जो वंशानुगत कहा जाता है कि वो ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, तो वो शायद उनके साहित्यिक भावनाएं मेरे तक पहुंची। और मैं सुना करता था जब कि पापा अपने दोस्तों को, मित्रों को शेरो शायरियां सुनाया करते थे अपने अंदाज में, तो वो चीजें मेरे मन में बैठती गई, वो कविताएं, और मुझे स्वतः नहीं पता कि वो ईश्वरीय प्रदत्त था कि वो क्या था कि वो मेरे मन में बैठ गया। तो जब मैंने कार्यक्रम में वो माइक पकड़ा तो वो मेरा पहला शेर जो मैंने किसी बड़े शायर का सुनाया था, बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगी और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे वो पहला शेर जो आपके जीवन का यादगार, निश्चित रूप से जीवन का यादगार शेर होगा। और इसी बहाने शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव के मुखारबिन से हमको लगता है कि मुंह से एक शेर हम यहाँ, पहला शेर उनके जीवन का सुन सकेंगे, सुनना चाहेंगे। और वो बहुत बड़े शायर की गजल थी, वो पापा सुनाया करते थे और वही मुझे भी याद हो गई और मैंने कार्यक्रम में सुनाया था। वो शेर था, वो गजल थी कि काबिले फक्र नहीं वक्त का सुल्ता होना, काबिले फक्र नहीं वक्त का सुल्ता होना, बहुत बड़ी चीज है आदमी का इंसान होना। क्या बात है। काबिले फक्र नहीं वक्त का सुल्ता होना, बहुत बड़ी चीज है आदमी का इंसान होना। क्यों देखते हो हाथों की इन झूठी लकीरों को, मैंने देखा है बनाते हुए शहंशाह फकीरों को। क्या बात। और रोशनी हो या ना हो, पर यह तो बताया जाए, क्या उजाले के लिए गांव चलाया जाए। और तुमने तो हादसों का सिर्फ नाम सुना है, तुमने तो हादसों का सिर्फ नाम सुना है, अरे हमने तो हादसों में गुजारी है जिंदगी, अरे हमने तो हादसों में गुजारी है जिंदगी। और निश्चित रूप से ये लाइनें जब 3 साल, महज 3 साल के एक बच्चे के मुंह से सुनी होंगी। इसके पीछे बहुत अच्छा वाक्य है। जब मैंने ये पंक्तियां खत्म की तो मंच में भगवती शुक्ला जी बैठे थे, जो कि हम सब जानते हैं कि वो मनीषी थे हिंदी के और बहुत बड़े विद्वान थे। तो जब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी कि तुमने तो हादसों का सिर्फ नाम सुना है, अरे हमने तो हादसों में गुजारी है जिंदगी, तो भगवती शुक्ला जी ने कहा पीछे से कि बेटा जब तुम 3 साल में जिंदगी गुजार दी है तो हम लोग क्या किए जीवन में इतने साल गुजार करके, हम लोगों ने क्या किया है। बिल्कुल सही टिप्पणी और सटीक टिप्पणी थी। और निश्चित रूप से शुक्ल जी हिंदी के जाने माने मनीषी और ऐसा नाम जो जिनकी टिप्पणी पाकर मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को धन्य समझेगा और आपको बिल्कुल आपका सौभाग्य रहा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलती हूँ और क्रम को हम इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। आपने अपने पिता का सुभाष श्रीवास्तव जी, आदरणीय, हम सभी जानते हैं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव जी आपके पिता हैं, और निश्चित रूप से पालन पोषण भी ऐसा घरेलू माहौल आपको ऐसा मिला जिससे कि आपके अंदर संस्कार उपजे। और अब मैं जो एक प्रश्न आपसे पूछने वाली हूँ वो निहायत एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही निजी जिंदगी से ताल्लुक रखता है, और ये जानना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा बड़ा हुआ, आप भी बड़े हुए और आपने मंचों पर मंचीय प्रस्तुतियां दी, आपने देश प्रेम ही क्यों लिखा? ज्यादातर मैंने युवा हैं और युवा दिल जो है वो धड़कता भी है और इसीलिए मैंने अभी कहा था कि निहायत निजी जिंदगी का सवाल कर रही हूँ आपसे। तो आपको देश प्रेम ने ही क्यों बांधा
और आपने देश प्रेम पर ही आप श्रृंगार भी लिख सकते थे, आप प्रेम भी लिख सकते थे, मोहब्बत भी लिख सकते थे, इश्क भी लिख सकते थे। और मुझे लगता है कि प्रेम मोहब्बत की तो आपकी उम्र ही है। तो जितने युवा श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो सब भी ये जानना चाहेंगे कि आपने श्रृंगार तरफ आप क्यों नहीं मुड़े। बहुत अच्छी बात आपने कही है आरती जी। और मेरे मन में जो भावना थी वो देशभक्ति की ओर क्यों गई, और कविताएं जो मैंने लिखी वो राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति या समाज को संदेश देने वाली ही क्यों लिखी। एक बहुत अच्छी बात आपने कही और प्रश्न पूछा कि श्रृंगार और मोहब्बत की कविताओं की तरफ या इस तरह की कविताओं की तरफ रुझान क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण मैंने जो पहले बताया उसको आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा। मेरे बब्बा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में 1939 में 9 माह अपने जेल में गुजारे। और उसके बाद जो द्वितीय आजादी का आंदोलन हुआ उसमें आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी जो मेरे पिता, उन्होंने अपनी जवानी के 18 माह 6 दिन जेल में गुजारे लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो बब्बा आजादी के आंदोलन में जेल गए, पापा लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए। तो जो मुझे परिवेश घर का मिला बचपन से, कहीं ना कहीं वो पारिवारिक आपको कहते हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है वो आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से आपको देशभक्ति और देश के प्रति जो जज्बा मिला। और बचपन से हमारे घर पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनकी तस्वीरें लगी हुई थी। तो बचपन से आदमी की जिज्ञासा होता है, आदमी पूछता है अपने पिता से कि ये कौन है, ये कौन है। तो मुझे बचपन से बताया गया कि इनका आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है, कैसे भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कैसे 29 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपने आप को गोली मार ली। तो ये चीजें जब बचपन में शहीदों की घटनाएं, क्रांतिकारियों के किस्से सुनते गए, प्रोफेसर पीके सरकार सर का सानिध्य मिला हम लोग को। तो सरकार सर से हम लोगों ने सुना कैसे चाफेकर बंधुओं ने, 3 सगे भाइयों ने आजादी के आंदोलन में अपनी आहुति दी। तो ये चीजें मन में बैठती गई। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी भी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो अपनी भावनाएं यहाँ सिटी केबल की और पंचायत के दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। आपने जो कहा कि श्रृंगार क्यों नहीं लिखा और देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम क्यों लिखा, जबकि उम्र है। मेरे दोस्त पूछते हैं, मेरे आसपास के लोग पूछते हैं, और महज मेरे प्रश्न पूछने का कारण भी यही रहा क्योंकि युवा आप हैं अभी और माशाल्लाह दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं और डैशिंग पर्सनालिटी है। तो श्रृंगार अगर आप लिखते या प्रेम मोहब्बत इश्क लिखते तो मुझे लगता है कि आप, मुझे ऐसा नहीं है कि आप अभी देश में आपकी ख्याति है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आज ख्याति पाने का एक और तरीका है कि प्रेम मोहब्बत इश्क लोग अनुसरण करते हैं, तो आपने दूसरी तरफ जाकर के अपनी ख्याति पाई और बहुत ही काबिल तारीफ रही कि आपने अपने पिता, अपने बब्बा का अनुसरण किया और उनको अपने अंदर आत्मसात किया। तो इस तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पुनः एक बार, और आपकी पंक्तियां सुनना चाहिए। निसंदेह मैं वो सारे श्रोताओं और दर्शकों तक वो अपनी भावना इन पंक्तियों के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा कि जो वेदना कहती हृदय की उसे कैसे इनकार लिखूं, जो वेदना कहती हृदय की उसे कैसे इनकार लिखूं, कट रहा सर मां के बेटों का कैसे मैं श्रृंगार लिखूं, कट रहा सर मां के बेटों का कैसे मैं श्रृंगार लिखूं। एक तरफ वो निर्भया जो मौन हो सब कह गई, व्यथित मन की पीड़ाएं मन में रख के रह गई, तो क्यों ना मैं निर्भया के अश्कों का संसार लिखूं, कट रहा सर मां के बेटों का कैसे मैं श्रृंगार लिखूं, कट रहा सर मां के बेटों का कैसे मैं श्रृंगार लिखूं। कहा लोगों ने मुझसे कुछ मोहब्बतों पे भी लिखो, अच्छा कहा लोगों ने मुझसे कुछ मोहब्बतों पे भी लिखो, कुछ दौलतों और चाहतों की हसरतों पे भी लिखो। अच्छा बिल्कुल कुछ दौलतों, बहुत अच्छा ले रहे हैं। कुछ कहा लोगों ने मुझसे कुछ मोहब्बतों पे भी लिखो, कुछ दौलतों और चाहतों की हसरतों पे भी लिखो, पर कहता नहीं जमीर तब क्यों से स्वीकार लिखो, कट रहा सर मां के बेटों का कैसे मैं श्रृंगार लिखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो है घरों की छत बनाता बिना छत वो सोता है। आप स्वयं आरती जी कवित्री हैं, आप इस भावना को बहुत बेहतर समझ पाएंगे निश्चित रूप से, और हमारे दर्शक भी बहुत मंत्रमुग्ध होंगे ऐसी कविताओं को सुनकर, शेरो शायरी। मुझे उम्मीद है कि शायद दर्शकों तक मेरी भावना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। जो है घरों की छत बनाता बिना छत वो सोता है, जो कभी दिन भर हंसाता रात भर वो रोता है। बेशक, बेशक। जो है घरों की छत बनाता बिना छत वो सोता है, जो कभी दिन भर हंसाता रात भर वो रोता है। ऐसे द्वंद में इस दुनिया को कैसे मैं गुलजार लिखूं,
कटरा शर्मा के बेटों का कैसा मैं श्रृंगार देखूं। बहुत बहुत कटरा शानदार, बहुत शानदार। शर्मा। और मुझे लगता है कि दर्शकों के मन की भी जो जिज्ञासा रही होगी कि शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जो है हमारे आज के आमंत्रित कलाकार सिद्धार्थ, वो श्रृंगार क्यों नहीं लिखते हैं। और आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया अपनी कविता के माध्यम से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया। चलिए प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। निसंदेह। और किसी भी बच्चे को बनाने में माँ का एक अतुलनीय महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं भी नारी हूँ निसंदेह। और मैं भी माँ हूँ, और मुझे लगता है कि बेटे के पीछे जो एक पहली स्त्री होती है, बिल्कुल, वो माँ होती है। प्रथम गुरु। प्रथम गुरु, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप माता जी के बारे में कुछ बताएं, और उसके चलते, उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा और आपका जो ये मंचीय, आप देख रहे हैं कि आज के जो हमारे कलाकार हैं सिद्धार्थ ने मंचीय प्रस्तुतियों में अपने आप को देश में सजाया है और संवारा है। और निश्चित रूप से इसके पीछे उनकी स्वयं की मेहनत, कोई भी ऐसा बैकग्राउंड उनका नहीं था। अपने पिता को, अपने बब्बा को, उनके अनुसार ही आपने सुना कि आप उनका अनुसरण करते हुए, उनको सुनते हुए आपने अपने आप को कहीं पर एक स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया है। और आज सब उनके चाहने वाले न केवल अपने यहाँ यानी रीवा में हैं, बल्कि संपूर्ण देश में इनके चाहने वाले हैं। तो उसके पीछे मैं पहले तो माता जी के बारे में आप कुछ बताएं कि उन्होंने किस तरह से, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान होगा, और उनका योगदान हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। निसंदेह जी। निश्चित तौर पर किसी भी बेटे के जीवन में माता पिता दोनों का बराबर योगदान होता है। बिल्कुल। तो मैंने निवेदन किया कि मेरे पिता मेरे साहित्यिक गुरु रहे, लेकिन जो शैक्षणिक पक्ष मेरा रहा वो मेरी माता जी का था, आदरणीय श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी का। कि मम्मी का पक्ष वो था कि पढ़ाई लिखाई से लेकर के, और हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा था। बाहर का आपस संभालते थे, सामाजिक और सांस्कृतिक, साहित्यिक, और घर में जो पारिवारिक और शैक्षणिक काम था उसका जिम्मा मम्मी को था। तो इस बात के लिए हमेशा घर पे होती थी कि जब सवेरे 6-7 बज जाते थे, या और 5-6 बल्कि कह ले, तो सवेरे सवेरे मम्मी उठा देती थी कि भले कितने भी ठंड हो, कि पढ़ाई है। और थोड़ा लेट होते अगर उठने में 8-9 बजे, तो मम्मी का डायलॉग फिक्स था कि 9 बजे सो के उठ रहे हो। अभी कोई 5 बजे अगर इलाहाबाद वाली बस में बैठता तो 9 बजे तक इलाहाबाद पहुंच गया होता, जितनी देर तुम सो के उठ रहे हो। तो मम्मी का ऐसा था। लेकिन अगर मेरी पढ़ाई थ्रू आउट में अगर फर्स्ट डिवीजन आया, अगर LKG से नर्सरी से लेकर 12 तक 80 से 85% हमेशा रिजल्ट रहा, तो उसका पूरा श्रेय मम्मी को है, उसका पूरे क्रेडिट मम्मी को है। और स्कूल में भी अगर मैंने टॉप किया, या शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुझे 25,000 की सम्मान राशि से सम्मानित किया गया, क्या बात है। या फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क में, तो गोल्ड मेडलिस्ट के उपाधि से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने सम्मानित किया। तो इसका पूरा श्रेय मैं मम्मी को देता हूं, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं था। अगर मम्मी पीछे से मुझे 12th में मुझे उन्होंने पूरे साल हर एक दिन उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, या कहना चाहिए कि उन्होंने जागृत किया उन्होंने कि पढ़ाई के लिए, और कहा कि ये मोबाइल और टीवी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी 12th गोल्डन ईयर है, इसको आप संभालो। तो इसका पूरा श्रेय मम्मी को है। और मैंने इसलिए माँ के लिए कविता भी लिखी है, और मैं कुछ पंक्तियां उसके उद्धृत करना चाहूंगा। जी, स्वागत है, स्वागत है। कि हम एक शब्द है अगर, तो नारी पूरी भाषा है। इसलिए इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए मैंने माँ के लिए लिखा है कि कोमलता का नाम है माँ, स्नेह का आयाम है माँ, जिसकी गोद में मिले सुकून वह सुखदाई आराम है माँ। आप स्वयं एक नारी है, एक माँ है। आप उस पंक्तियों से जुड़ेंगे, और जितने दर्शक है, जितने श्रोता है, जो मातृशक्ति इस पंचायत के एपिसोड को देख रही है, मैं इस कविता के माध्यम से आप सबको प्रणाम करते हुए ये कविता मैं आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत। कि कोमलता का नाम है माँ, स्नेह का आयाम है माँ, जिसकी गोद में मिले सुकून वो सुखदाई आराम है माँ। माँ करुणा की भाषा है, माँ ममता की परिभाषा है, माँ अनकही एक चेष्टा है, माँ वात्सल्य की पराकाष्ठा है, माँ से ही प्रफुल्लित घर है, क्या भाव, माँ से ही चौखट दर है, माँ तो घर को सजाया करती, जग के बेटा सुनाया करती, माँ तो त्याग की प्रतिमूर्ति है, माँ साधन की प्रतिपूर्ति है, माँ निर्मल है, निश्चल है, माँ संग हमारे हर पल है, अन्नपूर्णा का स्वरूप है माँ, प्रेम का परनिष्ठ रूप है माँ, सुंदर भाव, माँ देती न कभी बद्दुआ, लब पर रहती उसकी दुआ, सब धर्म देते ये पैगाम है माँ के चरणों में चारों धाम। क्या बात। सब धर्म देते ये पैगाम
हम मां के चरणों में सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है सिद्धार्थ जी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पूरे सिटी केबल परिवार की ओर से। और एक बात अब जानना चाहूंगी, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि सिद्धार्थ जी जो आज आप सबके सामने बैठे हुए हैं पंचायत के इस कार्यक्रम में, बहुत सारे सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं, कुछ एक की अभी आपने चर्चा की, तो और कहना ये चाहूंगी, बताना ये चाहूंगी अपने सम्मानित दर्शकों को कि बहुत सारे नामी गिरामी लोगों के साथ आपने मंच साझा किए हैं। अगला प्रश्न इसी तारतम्य में है और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा वाक्या जो किसी मंच के दौरान आपको ऐसा याद आता हो, जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें, कि वो आपके जहन में एक ऐसी अनुभूति, ऐसी छाप छोड़ गया हो जिसे आप ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। कोई एक ऐसा उदाहरण जो आपके मंच के दौरान ऐसा घटा हो। जीवन में अच्छा और खराब दोनों होता है, बिल्कुल, तो दोनों में से कोई भी जो भी हो, जो आप भुला नहीं पाएंगे ताउम्र, वो हमारे दर्शकों के साथ साथ मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ जानने के लिए। हालांकि मैं निजी रूप से सिद्धार्थ से परिचित हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि आदमी बहुत नहीं जान पाता है। आज आप सबके माध्यम से, पंचायत के इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भी पता चल जाएगा। तो चलिए मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी जो आपकी मंचीय प्रस्तुतियों के दौरान एक ऐसी आपकी कोई छाप छोड़ता हुआ वाक्या जो आपके जहन में ताउम्र जिंदा रहेगा। बिल्कुल, ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं और जैसा कि सम्मानीय आरती जी ने बताया कि सम्मान निसंदेह बहुत सारे मिले, करीब 250-300 सम्मान अभी इस छोटी सी उम्र में हासिल हुए हैं। ये ईश्वर की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं थी। तो बहुत सारे सम्मान की घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं कि जिसको मैं जरूर उद्धृत करना चाहता, लेकिन चूंकि समय उससे बहुत लगेगा। जैसे माउंट आबू राजस्थान में एक वाक्य था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। वो मुझे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय लोगों का वहां पे सानिध्य मिला, या छत्तीसगढ़ में PHQ में पुलिस हेडक्वार्टर में वहां पे DGP और ADGP लोगों के सानिध्य में कार्यक्रम था। या धनबाद में, जहां झारखंड के शहर है धनबाद, जहां के महेंद्र सिंह धोनी आता है, वहां गौ महोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो वहां गए तो वहां पे छोटे छोटे बच्चों ने पहली बार मेरा ऑटोग्राफ लिया। तो मुझे स्वयं में बड़ी वैसे अनुभूति हुई, तो मुझे पता भी नहीं था ऑटोग्राफ वगैरह क्या। फिर पापा ने कहा कि अपने इसमें हस्ताक्षर कर दो। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। रूप से बहुत छोटी उम्र में जब कोई ऑटोग्राफ लेने आए, जब आप स्वयं उस कतार में होते हैं, उस लाइन में पंक्तिबद्ध होते हैं कि आप बड़े बड़े लोगों का ऑटोग्राफ्स लें, और एक आपकी ऑटोग्राफ बुक होती है, उसमें आप सजो के रखते हैं। तो जब आपके जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है कि आप स्वयं ऑटोग्राफ देने वाले होते हैं, तो सचमुच वो अनुभूति अलग होती है, बहुत अच्छी आती है। और ऐसी इसी से जुड़ी एक घटना और है। 2004 में इंजीनियरिंग कॉलेज में श्रेया घोषाल जी रीवा आई थी, एलुमनाई कार्यक्रम था। बिल्कुल, हाँ। और उस कार्यक्रम में जो होस्ट थी, श्रेया घोषाल जी के आने के पहले जो एंकर थी, वो बॉम्बे से आई थी। और उन्होंने भी ये चीज कहा कि जब मेरी प्रस्तुति हुई उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऑटोग्राफ तो बहुत लोगों ने लिए हैं मेरे जीवन में, मैं चाहती हूँ सिद्धार्थ जी कि मैं आपको ऑटोग्राफ लूं। वो मंच पे आई और उन्होंने मुझे पेन दिया। और सचमुच ये उल्लेखनीय किसी भी व्यक्तित्व, ये मेरी बहुत बड़ी बात थी। सन 2004 में जब मैं सिर्फ 9 साल का था। मैं जो वाक्य बताना चाह रहा हूँ, जिस बात के लिए आपने मुझे आदेशित किया है, सन 2004 की ही वो घटना है, 5 सितंबर की पूर्व संध्या शिक्षक दिवस की। यानी 4 सितंबर 2004 का ये वाक्य है। भोपाल के रविंद्र भवन में कवि सम्मेलन था, और उस कवि सम्मेलन में, उस मुशायरे में रीवा से मुझे भी आमंत्रित किया गया था। और उस कार्यक्रम की उपलब्धि मेरी कुल इतनी थी कि उस कार्यक्रम में बशीर बल साहब का सानिध्य मुझे प्राप्त होना था। अरे वाह, क्या बात है। तो एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी कि बशीर बल साहब का सानिध्य मिलने वाला है। बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बद्र साहब का के साथ मंच करना, उनके साथ गजलों, मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़े दीवाने हैं। आपने दिल में उतर कर नहीं देखा, क्या बात है। बिल्कुल, मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेशक जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह वाह, बशीर बद्र साहब की बहुत सारी यादें ताजा कर दी आपने सिद्धार्थ। बशीर बद्र साहब को सुनना और उनको पढ़ना मुझे भी बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि बशीर बद्र सा जैसा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। उनको 100 सलाम है। और वो दीर्घायु, अभी वो बहुत असर से हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल दीर्घायु लंबे समय तक हमारे साथ रहे।
तो 4 सितंबर की वो घटना है, उस जी। दिन उनकी शादी की सालगिरह जी, थी, जी। मैरिज एनिवर्सरी थी। अच्छा। तो वो दोनों लोग थे वहां पर। हाँ, हाँ। कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो मैंने अपने काव्य पाठ वगैरह किया। जब बाहर निकले हम लोग, हाँ, हाँ। तो बशीर भाई साहब को पापा ने ये परिचय करवाया कि बद्र साहब, ये बच्चा जो है हाँ, हाँ। वो आपके शेर सुनाता है और आपके शेर सुना के बड़ा हुआ है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि 2.5-3 साल की उम्र में आदमी खुद से नहीं लिख सकता, क्या बताएं। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि आदमी बड़े शायरों के, और मैं अपने पिता की सुभाष श्रीवास्तव जी की शेर सुनाता था और बड़े शायरों के शेर। तो पापा ने कहा कि बद्र साहब, ये आपका शेर बहुत अच्छी तरीके से सुनाता है अच्छा, और अच्छा। मंचों पे वाह वही लूटता है, तालियां लूटता है, हाँ, और शेर आपके रहते पढ़ता ही है। तो बद्र साहब को उत्सुकता हुई, वो बहुत लंबे चौड़े कद के और मैं बहुत छोटा सा। बिल्कुल। तो उसने कहा, मियाँ आप शेर सुनाओ, मेरे शेर मुझे ही सुनाओ आप। अच्छा, अच्छा। तो मैंने उनका बहुत प्यारा सा शेर है, मैंने वो सुनाया कि हम एक दरिया हैं, हाँ, हाँ। हमें अपना हुनर मालूम है। बिल्कुल। हम एक दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। क्या बात है। तो मैंने बद्र साहब को ये शेर सुनाया तो वो इतने खुश हुए, वो इतने लंबे, और वो बहुत झुके वो, और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। क्या बात है। उसी समय उनको किसी ने बुके भेंट किया उनकी शादी की सालगिरह के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने मुझे बुके, वो अपना जो उन्हें मिला था, उन्होंने मुझे बुके दिया और मुझे गले लगा के, और फोटोग्राफर से कहा कि एक तस्वीर, उस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लो। वो तस्वीर बहुत सालों तक मेरे पास थी भी, दुर्भाग्यवश अभी नहीं है। तो जब तक वो झुके थे और जब तक मुझे गले लगाया, ये मोमेंट, ये पल मेरे जीवन का इसलिए अविस्मरणीय पल है क्योंकि बशीर, जिनके शेर हम सुना के बड़े हुए, उनका सानिध्य मिलना। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल आपने और जो उनसे बात तारीफ कही, पाना। बिल्कुल आपने जो बात कही, मैं खुद उसे अनुभूत कर पा रही हूँ। और मुझे अंतर मन से लग रहा है कि अगर बशीर बद्र साहब किसी को इतना झुक के और वो बुके, और एक स्वाभाविक सी बात है, पर्सनालिटी और व्यक्तित्व भी बड़ा, उनका ऊंचाई भी बड़ी, उनकी लंबाई भी शरीर की बड़ी थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका वो फोटो के लिए झुकना, जी, वो जी, बहुत जी। बहुत बड़ा पल मिली। बेशक आपको बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं। आपसे बातचीत करके सचमुच बहुत आनंद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद है। तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ जी, बद्र साहब से आपने बुके लिया है और निश्चित रूप से ये एक लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी सौगात है और ताउम्र इसे भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी, आपने बहुत कुछ लिखा है जी। और थोड़ा बहुत जो भी है मैंने भी पढ़ा है, आपको सुना भी है। जी। तो मैं चाहती हूँ, और मैं, मेरे साथ साथ मेरे दर्शक भी चाहते हैं कि आप कुछ अलग हट के जो आपने लिखा हो, थोड़ा बहुत जो भी लिखा हो, थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों के सामने भी सुनाएं। निसंदेह कुछ पंक्तियां तो पहले मैं अपनी पहचान की पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद फिर मैं जो आपने आदेश किया। स्वागत है आपका, स्वागत। मैंने लिखा कि किसी ने एक आंख उठाई, पूरा देश हिल गया, जाने कितने युवाओं का उस पर दिल गया। किसी ने एक आंख उठाई, पूरा देश हिल गया, जाने कितने युवाओं का उस पर दिल गया। पर कैप्टन की विधवा को न कोई आंख देख पाई, 6 माह का गोद में बेटा और चिता में आग लगाई। क्यों हिम्मती वीरांगना को देश सलाम नहीं किया, अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर उसे स्थान नहीं दिया। प्रिया प्रकाश के एक आंख पर लाखों लाख कुर्बान हुए। किसने पूछा सीमा पर आज कितने बलिदान हुए। ये देश तो गांधी के आदर्शों पर चलने वाला था, युवा यहाँ के शहीदों के किस्से पढ़ने वाला था। उनमें देशभक्तों की खातिर था आदर वाला भाव, नैतिकता के आगे ना था आधुनिकता का प्रभाव। पर आज मूल्यों का हुआ तिरस्कार, अपमान है। अभिनेत्रियों के समक्ष नतमस्तक हिंदुस्तान है, अभिनेत्रियों के समक्ष नतमस्तक हिंदुस्तान है, अभिनेत्रियों के समक्ष। निश्चित रूप से सिद्धार्थ की भावनाओं से जब युवा इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से उनकी भावनाएं होंगी देश के प्रति, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार की तरफ हम फिर से रुख करते हैं। और आपने अपने माताजी का अभी जिक्र किया, आपने पिताजी के बारे में बताया, बब्बा जी के बारे में बताया। परिवार में आपके भाई बहनों के बारे में जानना चाहूंगी। और परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत करीबी नहीं होते, लेकिन उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है इंसान जी। उनके बारे में जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आप उनके बारे में भी बताएं। निसंदेह मेरे परिवार में मैंने जिक्र किया कि मेरे गुरु, साहित्य गुरु पापा और माता जी का जिक्र मैंने किया यहाँ पर। इसके अलावा मेरे बड़े भैया और एक बड़ी दीदी, 2 लोग हैं हमारे परिवार में हमसे बड़े। और बड़े भैया हैं साकेश श्रीवास्तव जी, जो कि आकाशवाणी में भी आकस्मिक उद्घोषक के रूप में है और प्रिजम सिमेंट में सेवाएं दे रहे हैं वो। भैया के बारे में जरूर बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि जब कोई मुझे सफलता मिलती है या कोई अवार्ड या कुछ भी जीत के आता हूँ और उत्साह से जब आदमी बताते हैं भैया को कि भैया ये मिला है मुझे पुरस्कार,
तो लगता है कि तारीफ हो गई, वाह वाह करेंगे, पीठ ठोकेंगे, और वो 1 सेकंड के लिए अवार्ड देखते हैं, फिर रख देते हैं, हाँ ठीक है, कोई बहुत रिएक्शन नहीं, कोई बहुत मन में प्रसन्नता के भाव नहीं। अच्छा। लेकिन उनके अंदर जो मैंने बाद में ऑब्जर्व किया या उनका मैंने जो स्वतः में विश्लेषण किया उनके इस रिएक्शन का, कि वो शायद इसलिए तारीफ नहीं करते, इसलिए वाहवाही नहीं करते कि कहीं एक गुरूर ना आ जाए, एक घमंड ना आ जाए, एक अहम ना आ जाए। तो आदमी सम्मान के बाद भी सम परिस्थितियां रहें, इसके लिए वो शायद निर्देशित करते हैं, इसलिए वो नहीं बोलता है। और लेकिन बीच में मैं व्यवधान डालना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। जितना मैंने आपसे दर्शकों पहले भी बताया कि सिद्धार्थ से मैं निजी रूप से और परिवार से मैं पहचान है मेरी और मैं जानती हूँ, और जहां तक आपको बताना चाहूंगी, ये उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, जहां तक इन दो भाइयों में सिमिलरिटी की बात करें तो एक जमीन और एक आसमान। और अगर हम क्यों सिद्धार्थ, अगर मैं सहमत हूं, बिल्कुल, अगर आप सिद्धार्थ को देखें या साकेत को बगल में बैठा के, मेरे दोनों ही छोटे छोटे भाई हैं, और जब हम साकेत को देखते हैं, बेशक राम लखन की जोड़ी है, लेकिन जब हम साकेत को देखते हैं और जब हम सिद्धार्थ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों में जमीन आसमान का बिल्कुल अंतर है, फर्क है, और दोनों ही एकदम अलग अलग रहे हैं। ये मैं आपकी जगह से बात से सहमति शत बिल्कुल। आपकी बहन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे? मेरी दीदी शालिनी आशीष निगम, जिन्होंने रीवा से एमफिल किया, और उसके बाद 10 डिग्री कॉलेज में कई साल उन्होंने पढ़ाया जीडीसी में रीवा में। और वर्तमान में वो सेवाएं दे रही, सेक्शन सेवाएं दे रही हैं, उनका विवाह हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे सिटी केबल परिवार की ओर से। और अब श्रोताओं, मेरा ये आखिरी प्रश्न मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहूंगी, और ये प्रश्न थोड़ा सा हटके भी है। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चाह होती है, और आपने बहुत कम उम्र से, 3 साल की उम्र आपने ही बताई कि मंचीय हुए और मंचीय प्रस्तुतियां देने लगे, और आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी देश का मंच नहीं होगा। कोरोना पीरियड में अभी हमने बहुत सारे मंचों को कहीं ना कहीं, और बहुत सारे अपने बाहर के कामों को कहीं ना कहीं मिस किया, लेकिन जो सोशल मीडिया पर लाइव आने के प्रोग्राम्स चले, और उसमें हमारे शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव के पेज ने भी बहुत उपलब्धियां, और उस पेज पर भी आपने कई पूरे देश के नाम चीनी, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो वक्ता देने वाले हों, वाद्य यंत्रों पर काम करने वाले हों, विभिन्न आयामों के लोगों को आपने आमंत्रित किया और बुलाया। सबकी प्रस्तुतियां आपने मुझे बीच में बहुत टोका, मैं आपको बीच में अभी टोकना चाहूंगा। बेशक। जिस पेज का आपने जिक्र किया, वो फेसबुक पेज शायद सिद्धार्थ श्रीवास्तव, उसके 120 लाइव कल पूर्ण हुए। उसके पहले आपने कोरोना का जिक्र किया। इस कोरोना काल के त्रासदी, निश्चित तौर पर विश्वव्यापी महामारी के चपेट में बहुत सारे लोग आए। हमने देखा 2 दिन पहले हमारे एक युवा डॉक्टर नहीं रहा, हम सबकी बहुत अपूर्णीय क्षति है। तो मैं उस डॉक्टर को, उस कोरोना योद्धा को सलाम करते हुए इस पंचायत के कार्यक्रम में सिटी केबल के माध्यम से मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा। स्वागत, बिल्कुल। अपनी जान की फिक्र छोड़ जो दूसरों की जान बचाए, इस वायरस के प्रकोप से जो लोगों को बचा कर लाए। अपनी जान की फिक्र छोड़ जो दूसरों की जान बचाए, इस वायरस के प्रकोप से जो लोगों को बचा कर लाए, वो डॉक्टर साक्षात धरती पर ईश्वर का स्वरूप है, जिनके स्वयं के जीवन में आज कहीं छांव तो धूप है। ऐसे लोग जो सबका कर रहे, ईश्वर उनका उद्धार करे। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। बिल्कुल, संवेद स्वर में सिटी केबल परिवार की ओर से भी उन सभी कोरोना योद्धाओं को हम सादर नमन करते हैं। और सिटी केबल परिवार एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अंग है। हमने देखा कि कैसे पत्रकारों ने इस पूरे कोरोना के पीरियड में लगातार कवरेज किया, जाकर हॉस्पिटल में या पुलिस स्टेशन में अपनी जान की फिक्र छोड़। तो एक बार मैं मीडिया को समर्पित करना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत। वो मीडिया के पत्रकार जो दिन भर शहर भ्रमण कर रहे, उलझ कवरेज में भूल गए घर वाले जी रहे या मर रहे, कोरोना का नया मरीज आज कौन अस्पताल आया है, कलम कबो सिपाही सब जाकर पता लगाया है। उन पत्रकारों और छायाकारों को प्रणाम बारंबार करें। आओ कोरोना योद्धाओं का मिलकर हम आभार करें। आओ कोरोना योद्धाओं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ। तो मैं अपने प्रश्न में आती हूँ और फिर उसके बाद आप सबसे विदा लेंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मन में कोई ऐसी इच्छा जो आप अभी भी उस मुकाम को पाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, वो इच्छा आज सिटी केबल परिवार के दर्शक और साथ में मैं भी जानना चाहूंगी। इच्छा निसंदेह सिर्फ एक है जी,
कि किस तरह हम राष्ट्र और समाज के विकास में अपनी हिस्सेदारी और अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत अच्छा। इच्छा ये भी है कि किस तरह जो देश में व्याप्त कुरीतियां हैं, हम समुद्र की तरह तो नहीं लेकिन कतरी की तरह अगर भूमिका निभा पाए तो शायद हमारे इस धरती पर आने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति भी हमारा दायित्व उतना ही बनता है। तो अगर हम अपने जीवन का कुल उद्देश्य में अगर अपना बताऊं तो सिर्फ इतना है कि राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र के योगदान में हम अपना क्या क्या योगदान दे सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे जरूर उल्लेख नहीं करूंगा तो शायद वो अधूरा रहेगी मेरी बात और ये इंटरव्यू, कि बचपन से जब मैंने उल्लेख किया, मैंने 2-3 नामों का, आदरणीय भगवती शुक्ला जी या विनीत विक्रम बौद्ध जी या आदित्य प्रताप सिंह जी या ओम नारायण तिवारी जी या शंभू काकू जी, ये जो साहित्य के मनीषी थे, इनका बचपन से आशीर्वाद जो मिला तो मैं साहित्य की तरफ मैं रुख किया। उसके बाद प्रोफेसर पीके सरकार से जैसे लोग का सानिध्य मिला तो मैं शिक्षा और देश के इतिहास की तरफ मैं रुचि हुआ और बढ़ा मैं। तो ये सारी जो मुझे प्रेरणा मिली उसका कुल निचोड़ इतना है कि समाज और देश के लिए आप क्या कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है, आप क्या योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा था शायद कभी कि तजुर्बा है बहुत थोड़ा पर इतनी बात जानी है, जिए औरों की खातिर तो सवरती जिंदगानी है। क्या बात है। तजुर्बा है बहुत थोड़ा पर इतनी बात जानी है, जिए औरों की खातिर तो सवरती जिंदगानी है तय हर शख्स को मरना, जन्मा इस धरा पर जो, पर मरे जो देश के खातिर अमर वही जवानी है। क्या बात है। इसलिए हम देश और समाज के प्रति मेरी सिर्फ कुल इतनी भावना है कि हम कुछ कर सके, यही मेरी मूल भावना है आरती जी और यही मेरी इच्छा है। बहुत अच्छा। और कहना ये चाहूंगी कि आप तो युवाओं के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए मिसाल हैं। और अगर युवा शक्ति जो बिल्कुल एकदम पूरे देश के लिए आज जरूरत है, वो युवा शक्ति अगर आप जैसी सोच रखे तो निश्चित रूप से कोरोना क्या, हम इससे भी बड़े से बड़े वायरस को मात दे सकते हैं। बिल्कुल। कोरोना हमारा और हमारे समाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। तो आप हमारे आज के इस आमंत्रण पर आए और बहुत ही अच्छी हम लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुई, मुझे लगता है कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा। सिटी केबल के पूरे परिवार की ओर से पंचायत के इस कार्यक्रम में मैं सिद्धार्थ का एक बार फिर से मैं स्वागत करने के साथ साथ उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आभार देती हूं। और अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। पंचायत आप कार्यक्रम देखते रहिए। अंत में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि इतने कुशल वार्तालाप के पीछे आपने जिनको देखा, सम्मानित डॉक्टर आरती तिवारी जी, जो स्वयं अपने आप में बहुत काबिलियत रखती हैं, तो मैं उनके माध्यम से मैं जितने दर्शक देख रहे हैं, और मैं आज गर्व से कहना चाहूंगा कि हम उस देश में रहते हैं जहां आज बेटियां परचम फैला रही हैं, बेटियां आज बहुत बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर रही हैं। वो आप लोगों का ही सम्मान है, आप लोग साथ में हैं, उन्हें योगदान दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक या देश के प्रशासनिक किसी भी हिस्से में देखें तो आज बेटियां या नारी अपने मुकाम हासिल करी हैं। तो मैं अंत में मैं अपने इस वक्तव्य या काव्यात्मक इस सफर का मैं यहाँ आज इस एपिसोड के आखिर में मैं इन पंक्तियों से, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ कुछ पंक्तियों से मैं समापन करना चाहूंगा मैं अपना, और वो समस्त पंचायत के दर्शकों के लिए कि नारी शक्ति को करें प्रणाम बार बार, कायम किया अपना मुकाम बार बार। नारी शक्ति को करें प्रणाम बार बार, कायम किया अपना मुकाम बार बार। कल्पना या साक्षी, सिंधु और अवनी, इतिहास रचने पढ़ ले नाम बार बार। बेखौफ सड़कों पर वो निकल सके, मिले आजाद उनको हर शाम बार बार। सिर्फ महिला दिवस पर न हम सदा लिखे उन पर कलाम बार बार। और भाई की पढ़ाई को जिसने बेचा जेवर, कलाम के उस बाजी को सलाम बार बार, कलाम के उस बाजी को सलाम बार बार। नारी शक्ति को करें प्रणाम बार बार, कायम किया अपना मुकाम बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सिटी केबल परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद इस पंचायत के एपिसोड के निर्माताओं का, जिन्होंने इस खूबसूरत से कार्यक्रम की रचना करी और साहित्य, रंगकर्म, अलग अलग हिस्सों से कलाकारों को यहाँ आमंत्रित किया और हम सबको आपसे, जनता से, दर्शकों से रूबरू होने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं भी आपका बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ सिटी केबल के पूरे परिवार की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, कि आप हमारे स्टूडियोज में आए और आज आपने इतनी अच्छी अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में बातें की, देश के लिए बात की। आपने युवाओं को एक
रास्ता दिखाया कि इस राह पर चल के हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। पंचायत परिवार एक बार आपका पुनः धन्यवाद करता है, सिटी केबल परिवार आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता है। और दर्शकों, अब आ गई है हमारी विदा लेने की बेला, तो आप हमारा कार्यक्रम पंचायत देखते रहिए और आप अपने सुझाव भी देते रहिए। आप किस तरह के परिवर्तन हमारे इस कार्यक्रम में चाहते हैं, आप अपने परिवर्तन, अपने इस कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रेषित कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर अब तक नहीं है तो आज मैं आपको फिर से एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे इस पंचायत कार्यक्रम में नियमित आप देखें और सुझाव दें। आप व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425487765। और इसी के साथ आज के इस अंक में मैं आप सब से विदा लेना चाहती हूं और आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। आप पंचायत कार्यक्रम इसी तरह देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।